टाइफाइड क्या होता है? सुने होगे नाम सब कोई। टाइम टू टाइम फीवर आता है बस। तो टाइफाइड किस चीज से होता है? क्या है? हाँ, बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया फैलता कैसे? वेरी गुड। कंटामिनेटेड फूड और वाटर, खाना और पानी से, है ना। तो वही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है। ठीक है, तुम्हारे बॉडी में क्या असर करेगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, हर चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो टाइफाइड फीवर इज एन इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफाई, या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस टाइफी लिखते हैं, एंड सैल्मोनेला पैराटाइफाई। ये दोनों बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। ठीक है, अगर सैल्मोनेला टाइफी से हुआ तो उसको टाइफाइड फीवर बोलते हैं, और सैल्मोनेला पैराटाइफी से हुआ तो उसको हम लोग पैराटाइफाइड फीवर बोलते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस ये अंतर है कि ये जो पैराटाइफाई वाला जो फीवर होता है ना, ये तुम्हारा टाइफाइड से कम खतरनाक होता है, उसका माइल्ड सिम्टम्स होता है। ठीक है, और टाइफाइड ज्यादा तुम्हारा खतरनाक होता है। बस बाकी दोनों का सेम चीज है, दोनों टाइफाइड ही कॉज करेगा। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा एस टाइफाई और दूसरा हो गया एस पैराटाइफाई, और दोनों क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, तुम्हारा पोलियो और हेपेटाइटिस क्या था? वायरस से हो रहा था ना। ये तुम्हारा किस चीज से होगा? बैक्टीरिया से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि इंटेस्टाइन में तुम्हारा इन्फेक्ट करेगा। तो टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर। एंट्रिक किसको बोलते हैं हम लोग? बताए थे ना, एंट्रिक किसको बोला जाता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस में एंटर मतलब क्या होता था? इंटेस्टाइन। तो तुम्हारा इंटेस्टाइनल फीवर, एंट्रिक फीवर, अगर डॉक्टर कहीं पे तुम्हारा लिखा हुआ देखोगे ना डायग्नोसिस एंट्रिक फीवर, मतलब वो पेशेंट को टाइफाइड है। ठीक है, बहुत जगह तुम्हारा एंट्रिक फीवर ही लिखाता है डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस। टाइफाइड बहुत कम लोग लिखता है। ठीक है, तो जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, डायग्नोसिस लिखता है ना, तो एंट्रिक फीवर ही लिखता है। ठीक है, तो हर बहुत ज्यादा कॉमनली यूज यही वर्ड किया जाता है, टाइफाइड बहुत कम यूज किया जाता है। तो अगर कहीं भी देखना कि एंट्रिक फीवर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? पेशेंट को टाइफाइड है। ठीक है, और एंट्रिक का मतलब क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इंटेस्टाइन। तो मेनली टाइफाइड किसको ये करेगा? तुम्हारा इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एस टाइफी बैक्टीरिया मेनली इन्फेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में भी कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पता है ना, डिओडनम, जेजुनम, इलियम करके जो पूरा पार्ट होता है, उसके बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाता है। तो मेनली तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एस टाइफी बैक्टीरिया तुम्हारा अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। कॉजेज हाई फीवर, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, और भी उसके साथ और सारा अदर सिम्टम्स। तो मेन सिम्टम्स क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारा फीवर आना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही फीवर होगा उसके बाद वॉमिटिंग, डायरिया, और उसके बाद फिर वोमिटिंग, डायरिया के साथ साथ स्टमक पेन। ये चार चीज तुम्हारा मेन सिम्टम दिखता है अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो रहा है तो। समझ गए? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है तुम्हारा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉज। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉज। मेडिकल टर्म में हम लोग इटियोलॉजी बोलते हैं उसको। तो मेन कॉज क्या है? टाइफाइड फीवर इज मेनली कॉज्ड बाय एस टाइफी एंड एस पैराटाइफी बैक्टीरिया। एस क्या है? एस का फुल फॉर्म सैल्मोनेला है ना, सैल्मोनेला टाइफाई। पिछला स्लाइड में लिखा हुआ था तुम लोग का, सैल्मोनेला टाइफाई और सैल्मोनेला पैराटाइफाई उसी के ग्रुप में आता है। सैल्मोनेला तुम्हारा ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसी के ग्रुप के अंदर तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफाई और पैराटाइफाई दोनों आता है। ठीक है, तो ये टाइफाइड फीवर कौन सा बैक्टीरिया कॉज करेगा? तो एस टाइफी और एस पैराटाइफाई। समझ गए? अब नेक्स्ट है, दिस बैक्टीरिया मेनली कंटामिनेट्स द फूड एंड वाटर। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? मेनली तुम्हारा फूड और वाटर को कंटामिनेट मतलब समझते हो क्या करता है? कंटामिनेट मतलब गंदा कर देता है उसको। ठीक है, उस खाना और पानी जो बहुत दिन से रखा हुआ है उसमें वो तुम्हारा बैक्टीरिया आएगा, और वो वही चीज फिर तुम खाओगे तो वो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर जाएगा। ठीक है, तो दिस बैक्टीरिया तुम्हारा मेनली क्या करेगा? फूड और वाटर को कंटामिनेट करता है, एंड थ्रू दिस इट स्प्रेड्स टू द अदर पीपल। और वही कोई खा रहा है तो फिर उससे पेशेंट में भी ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब एक पेशेंट से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होगा? तो वो तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। एक चीज याद रखना, टाइफाइड कभी भी तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कभी नहीं होता है। ठीक है, किसी के साथ खा रहे हो, कोई खांस रहा है, चीख रहा है, बात कर रहा है, हाथ मिला रहे हो, कुछ भी, उससे तुमको टाइफाइड कभी नहीं होगा।
ठीक है, वो बस इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फीको ओरल रूट बताए थे, फीको ओरल रूट, इसी से तुम्हारा मेनली इनडायरेक्ट से तुम्हारा टाइफाइड फैलता है। ठीक है, फीको ओरल रूट समझ में आया सबको? स्टूल से जो तुम लोग को बताया थे, वॉशरूम गया हाथ नहीं धोया, ठीक है, वैसे फिर वो उसी से मतलब अच्छे से हाथ नहीं धोया, उसी से किसी का डायपर, बच्चा का डायपर चेंज किया, हाथ नहीं धोया, ठीक है, और वही हाथ से फिर खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या, वही तुम्हारा फीको ओरल रूट हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइफाइड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलेगा, अभी जो बता रहे थे वही चीज है। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंजम्पशन ऑफ फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ एस टाइफी बैक्टीरिया। तो तुम्हारा जो भी फूड और वाटर कंटामिनेट, कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खाना या पीना, ठीक है, उसको हम अपने अंदर ले रहे हैं, खाना पानी, तो जो भी खाना और पानी तुम्हारा एस टाइफी बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो चुका है, वही चीज अगर हम खा रहे हैं, जैसे बहुत दिन से खाना बना हुआ था, रखा, बासी खाना, मेनली खाना को खुला में रखा हुआ है, उसको ढक के भी नहीं रखा गया है, ठीक है, तो वो सब एक तरह से तुम्हारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हो गया। बॉटल में पानी बहुत दिन से रखा हुआ था, वही पानी हम पी लिए, है ना, तो वो सब भी तुम्हारा क्या है, एक तरह से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड। ये तुम्हारा उस चीज से टाइफाइड फैलता है एक से दूसरे में। समझ गए? अब नेक्स्ट है जो पहला तुम्हारा फूड, फूड से कैसे फैलेगा, तो फूड दैट हैज बीन टच्ड बाय समवन हु डिड नॉट वॉश देयर हैंड आफ्टर यूजिंग बाथरूम और चेंजिंग अ डायपर। तो बस खाने से ही नहीं, अगर वो खाना जो बना रहा है ना, अगर वो भी तुम्हारा हैंड हाइजीन अच्छे से नहीं किया है, हैंड वॉशिंग अच्छे से नहीं किया है, तब भी फैलेगा। ठीक है, बस खाने से ही नहीं, कोई भी देख रहे हो लिखा हुआ है हैज बीन टच्ड बाय समवन, मतलब कोई भी अगर वैसा इंसान जो छुआ है उस खाने को, ठीक है, जो कि तुम्हारा हाथ नहीं धोया है बाथरूम यूज करने के बाद, या फिर बच्चे का डायपर चेंज कर रहा है उसके बाद, और वही इंसान वही हाथ से तुम्हारा खाना बना रहा है, वही हाथ से कोई खिला रहा है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में तुम्हारा खाना से फैलता है टाइफाइड। ठीक है, और सेकेंड है तुम्हारा वाटर दैट हैज बीन कंटामिनेटेड बाय सीवेज। सीवेज किसको बोलते हैं पता है? सीवेज किसको बोलते हैं? जो गंदा पानी सब होता है ना, नाला वाला पानी, देखो मेनली तुम्हारा गांव ये सब में देखो खुला में पूरा नाली का पानी बहते रहता है ना, और वहीं पे तुम्हारा कल का भी पानी रहेगा, वहीं पे नाली वाला भी पानी जा रहा है, हर सब चीज एक ही जगह पे। तो वैसे में क्या हुआ, वहां पे जो पानी तुम ले रहे हो या भर रहे हो वो भी एक तरह से कंटामिनेटेड है ना, वहीं पे तुम्हारा नाली गंदा पानी भी जा रहा है, वहीं पे साफ पानी भी आ रहा है। अब तुम वही चीज तुम्हारा क्या हुआ, कंटामिनेट हो गया सीवेज से। ठीक है, नाली का पानी को सीवेज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो गंदा पानी नाला वाला जो पानी रहता है उसी को क्या कहते हैं, सीवेज। ठीक है, तो वैसा चीज से अगर कोई भी तुम्हारा पानी कंटामिनेट, थोड़ा सा भी अगर वो नाला वाला पानी का एक छींटा भी पड़ गया तुम्हारा साफ पानी में, तो वो भी क्या हुआ, तुम्हारा कंटामिनेट हो गया साफ पानी, है ना, साफ पानी भी तुम्हारा क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया, और उससे भी तुम्हारा फिर फैलता है टाइफाइड। समझ में आया? साफ पानी से, ये पानी से कैसे फैलेगा समझ में आया, और खाना से कैसे फैलेगा? तो यही मेन दो कारण है तुम्हारा फैलने का, खाना और पानी, और कुछ नहीं। समझ गए? चलो अब हम लोग आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या है, कैसे तुम्हारा बैक्टीरिया तुम्हारे पूरे बॉडी में एंटर करता है और इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुम्हारा जो भी इटियोलॉजी था उससे तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया गया, इंजेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, तुम्हारे माउथ से बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर आ गया। ठीक है, वो पैथो फर्स्ट चीज। सेकेंड, द बैक्टीरिया सर्वाइव थ्रू द एक्सपोजर टू स्टमक एसिड एंड ट्रेवल टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो तुम लोग को ये पता है, तो देखो ये इसोफेगस आता है ऐसे, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे स्टमक अटैच होता है ना, ये तुम्हारा स्टमक अटैच हुआ, और उसके बाद फिर इधर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, है ना, ऐसे आता है तुम्हारा इसोफेगस। तो स्टमक में तुम्हारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा स्टमक है ना, स्टमक में कौन सा एसिड होगा, वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl ऐसा एसिड है जो कि हर चीज गला देता है, सुने हो ना, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, तुम्हारा थोड़ा सा भी हाथ पे भी पड़ेगा तो ये पूरा तुम्हारा गल के यहाँ पे छेद हो जाएगा, है ना। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या है, ये ऐसा बैक्टीरिया जो कि तुम्हारा स्टमक एसिड को भी सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, वो ये तुम्हारा इसोफेगस से आया तो ऐसे होके ही नहीं इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक से होके ही इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्टमक में जो एसिड होता है ना, वो भी उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया को ये किल नहीं कर पाता है, और वो बैक्टीरिया क्या होता है तुम्हारा सर्वाइव करते हुए स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में आता है। समझ में आया?
अब इंटेस्टाइन में आने के बाद, अब इंटेस्टाइन में तुम्हारा ब्लड सप्लाई भी हो रहा है, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन तुम्हारा इंटेस्टाइन में ही होता है, लेकिन अगर इंटेस्टाइन में जो ब्लड सप्लाई है तो उसमें भी तो बैक्टीरिया जाएगा ही जाएगा, तो क्या होगा फिर, थ्रू द ब्लड सप्लाई बैक्टीरिया एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। तो तुम्हारे इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन से आने के बाद यहाँ से जो ब्लड सप्लाई जा रहा था, वेन या फिर आर्टरी जो भी था, उसमें तुम्हारा बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये मान लो बैक्टीरिया ये तुम्हारा क्या हो गया, एंटर हो गया ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब ब्लड वेसल से क्या होगा, तुम्हारा पूरा बॉडी का ब्लड सिस्टम, अब जहां जहां जो जो ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, हर ऑर्गन में तुम्हारा बैक्टीरिया भी जा रहा है, समझ में आया। तो एंटर द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग द टाइफॉइड फीवर। अब जैसे ही तुम्हारे ब्लड में बैक्टीरिया गया तो ब्लड में क्या हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हुआ ना, पता चला कि मेरे ब्लड में कोई एंटीजन फॉरेन ऑब्जेक्ट आया है। जैसे ही तुम्हारा फॉरेन ऑब्जेक्ट आएगा क्या होगा, तुम्हारा इन्फेक्शन का साइन सिम्टम शुरू होने लगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या आएगा, फीवर, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, पेशेंट को जैसे ही ब्लड में तुम्हारा इन्फेक्शन हुआ सबसे पहला फीवर, ठीक है। ये समझे सब कोई, कैसे गया, समझ में आया, फिर से बोले। देखो ये तुम्हारा इसोफेगस था, ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या हुआ, स्टमक गया, स्टमक के बाद मान लो ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना। अब ये तुम्हारा स्टमक से जो डिओडेनम अटैच हो रहा है वो कहाँ होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो ये तुम्हारा पूरा ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हो गया, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया स्टमक, ये हो गया इसोफेगस, समझे। तो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, देखो, सर्वाइव थ्रू द एक्सपोजर ऑफ द स्टमक एसिड। तो स्टमक में तुम्हारा कौन सा एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ से जो तुम्हारा माउथ से जो बैक्टीरिया एंटर किया इसोफेगस होते हुए कहाँ आया, स्टमक में। स्टमक में जो एसिड था उसको भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। वो एसिड क्या करता है, वो बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाता है, ठीक है। तुम्हारा ये जो स्टमक में जो एसिड होता है ना, वो तुम्हारा क्या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुने ही होगे सब, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। तो वो एसिड भी तुम्हारा वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो एसिड से भी बच के निकल जाएगा। तो बच के निकलेगा तो कहाँ जाएगा, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, समझ गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा बैक्टीरिया आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ना तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना। तो जब तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो तुम्हारा ब्लड सप्लाई भी तो आ रहा था, जो अयोटा डिवाइड हो रहा था, हर ऑर्गन में जा रहा था, तो वही तुम्हारा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो वो ब्लड वेसल जाएगा ना। वो ब्लड वेसल क्या होगा तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तुम्हारा ब्लड वेसल आया, ये मान लो तुम्हारा क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है। अब तुम्हारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो जो ब्लड वेसल इंटेस्टाइन को तुम्हारा ब्लड पहुंचा रहा है वो, और जो लेके जाएगा, ये मान लो तुम्हारा वेन लेके जा रहा है, ब्लू कलर से क्या होता है, वेन ही होता है ना। तो वेन तुम्हारा लेके जाएगा जब ब्लड, तो वो अपने साथ बैक्टीरिया को भी क्या करेगा, लेके जाएगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया था उसको भी लेके जा रहा है। तो तुम्हारा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया, ब्लड में। तो ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन से हट गया, नहीं, कुछ बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में भी है, कुछ बैक्टीरिया ब्लड में भी है, ठीक है। अब दोनों में तुम्हारा बैक्टीरिया है, तो जैसे ही तुम्हारा ब्लड में बैक्टीरिया आएगा तुम्हारा क्या होगा, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, ठीक है। ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, ये बॉडी को पता चलेगा कि मेरा ब्लड में बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसा है, और वो अपने आप को, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। और जैसे ही इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होगा तुम्हारा सबसे पहला क्या चीज आएगा, फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे, यहां तक समझे सब कोई। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या होगा, अब फीवर आ गया, तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में चला गया। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इन्वेड्स, अब वो तुम्हारा अलग हो गया, ब्लड में चला गया वो अलग हो गया। अब इंटेस्टाइन में भी था तुम्हारा बैक्टीरिया, अब इंटेस्टाइन में क्या करता है, इन्वेड्स द पेयर पैचेस ऑफ द इंटेस्टाइनल वाल। पेयर पैचेस किसको बोलते हैं, देखो तुम्हारा ये तुम्हारा मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ऐसे ही रहता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है तुम्हारा ना, पेयर पैच होता है, तुम्हारा छोटा 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 ऐसे पूरा इंटेस्टाइन में ये पैचेस होते हैं, पेयर पैच पूरा इंटेस्टाइन में रहेगा तुम्हारा, जितना स्मॉल इंटेस्टाइन है ना,
हर जगह ये प्रेजेंट होता है। जितना ब्लू से देख रहे हो ना, ये सारा क्या है, पेयर पैच। पेयर पैच का काम क्या होता है इसका, ये तुम्हारा ऐसे इंटेस्टाइन में इम्यून का काम करता है, वो ब्लड में इम्यून का काम करके पता चला कि एंटीजन आया है ना। और ये तुम्हारा क्या करता है, इंटेस्टाइन में इम्यूनिटी का काम करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही तुम्हारा ये इम्यून सिस्टम में कोई भी बैक्टीरिया वायरस अलग से आता है ना, जैसे इसमें मेरा बैक्टीरिया घुसा ना, तो ये क्या करेगा, पेयर पैच तुम्हारा आइडेंटिफाई करता है कि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में आया है। ठीक है, ये तुम्हारा पेयर पैच का इसका काम है। समझ में आया? पेयर पैच का मतलब समझ में आया क्या है? तुम्हारा इंटेस्टाइन में हर जगह, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड होता है ना, जो कि तुम्हारा इम्यूनिटी में हेल्प करता है, वही काम है तुम्हारा पेयर पैच का। लेकिन ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में होने की वजह से इसका नाम क्या है, पेयर पैच। बस नाम अलग है, काम सेम है। लिम्फ नोड का काम और पेयर पैच का काम, दोनों का काम सेम है। ठीक है, तो पेयर पैच क्या करेगा तुम्हारा, जैसे ही कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस जाएगा, पेयर पैच क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि बाहर से कोई हार्मफुल एंटीजन या कोई भी मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में आया है। ठीक है, और आने के बाद तो पेयर पैच को क्या करेगा, अब वो तुम्हारा जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर भी चला जाता है, पेयर पैच के अंदर में। अब जैसे ही पता चलता है तुम्हारा पेयर पैच को पता चला कि हार्मफुल बैक्टीरिया है, वैसे ही उसका सिम्टम शुरू होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले डायरिया। डायरिया समझते हो, लूज मोशन को बोलते हैं डायरिया। ठीक है, बहुत ज्यादा तुम्हारा ये होना, ये स्टूल होना, पास करना, बहुत ज्यादा लूज मोशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया। तो फीवर किस वजह से हुआ, तुम्हारा ब्लड में अगर गया ये तुम्हारा बैक्टीरिया तो उसकी वजह से फीवर आया। और इंटेस्टाइन में जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड किया बैक्टीरिया, तो क्या हुआ, डायरिया शुरू हुआ। समझ में आया? समझ में आया लक्षण कैसे शुरू हुआ दोनों? अगर ब्लड में इंफेक्शन हुआ तब तुम्हारा फीवर हुआ, और तुम्हारे इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हुआ तो फिर तुम्हारा डायरिया हुआ। तो पहले क्या आएगा, स्टार्टिंग सबसे पहले फीवर, हल्का हल्का बुखार से शुरू होता है, टाइफाइड। ठीक है, उसके बाद फिर डायरिया और वोमिटिंग से शुरू होगा। ठीक है, तो क्यों, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सुने हो ना, जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसी को क्या किया, बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दिया। अब तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, सारा निकलेगा, बाहर ही निकलेगा। अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या होगा, जितना भी तुम खाए हो वो न्यूट्रिशन ये सब जो भी रहेगा, पानी जो भी रहेगा, सब क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसी वजह से क्या होता है, तुम्हारा डायरिया होना शुरू हो जाता है। और कब होगा, फर्स्ट से लेके 3rd वीक तक, 3 सप्ताह तक में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा 3 सप्ताह रहेगा, लेकिन नहीं, पहला सप्ताह से शुरू होके तीसरा सप्ताह तक डायरिया होता ही होता है। समझ में आया? अब समझ में आ गया ये चीज। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद तुम्हारा ब्लड से कहाँ जाता है, अब क्या है तुम्हारा, थ्रू द ब्लड। ब्लड में जब इंफेक्शन था तो ब्लड से कहाँ जाएगा, ये ट्रेवल्स टू द गॉल ब्लैडर। अब तुम्हारा ब्लड से बोले ना, ब्लड लेके तो हर ऑर्गन में जाता है ना ब्लड, तो ब्लड से फिर कहाँ जाएगा, वो गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में जाके तब मल्टीप्लीकेशन शुरू करता है। ठीक है, अभी तक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था ना, बस तुम्हारा क्या कर रहा था, फीवर आया और डायरिया हुआ, लेकिन मल्टीप्लीकेशन उसका नहीं हो रहा था, अपने आप को बढ़ा नहीं रहा था। कहाँ जाके वो बढ़ाएगा, गॉल ब्लैडर में। जब तुम्हारा ब्लड से होते हुए तुम्हारा गॉल ब्लैडर पता है ना किसको बोलते हैं, कहाँ पे होता है, लीवर के पास में है ना, यहाँ पे तुम्हारा एक ये ऐसे करके होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, जो कि तुम्हारा बाइल सॉल्ट को स्टोर करके रखता है। तो इसमें तुम्हारा ब्लड सप्लाई से क्या होगा, गॉल ब्लैडर में बैक्टीरिया एंटर करेगा और यहाँ जाके फिर मल्टीप्लीकेशन अपना शुरू करता है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन शुरू करने के बाद क्या होगा, एंड देन इट ट्रेवल्स थ्रू द इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीट आउट विथ स्टूल। अब देखो कैसे कैसे कर रहा है, इंटेस्टाइन में पहले भी था, लेकिन वहां से तुम्हारा बाहर नहीं निकला बैक्टीरिया, वहां से कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में आएगा और तब फिर स्टूल के साथ बाहर निकलेगा। तो यहाँ से इंटेस्टाइन में कैसे आएगा, ये चीज पढ़ाए थे तुम लोग को, ये पिछले क्लास में बताए थे। लीवर में जो गॉल ब्लैडर होता है वो तुम्हारा किस चीज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, डिओडिनम के साथ, था ना। ये जो स्टमक था तुम्हारा, और ये जो यहाँ पे डिओडिनम था, यहाँ पे एनक्रियास था, है ना। तो ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर तुम्हारा इधर से जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुआ बैक्टीरिया का, तो कहाँ चला आएगा सीधे, ये तुम्हारा डिओडिनम में। डिओडिनम भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ना डिओडिनम।
और उसके बाद फिर तुम्हारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर एक्सक्रीट कर जाएगा, स्टूल के साथ बाहर निकलता है। समझ में आया? अब जब स्टूल के साथ बाहर निकलेगा तभी तो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन शुरू होगा। जब तक पेशेंट के अंदर में है तब तक तो वो फैल नहीं रहा है एक से दूसरे में, लेकिन जैसे ही पेशेंट का स्टूल से बाहर आएगा एक से दूसरा में फैलना शुरू। समझ में आया सब कोई को? ये चीज समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स है तुम्हारा टाइफाइड का? तो सबसे पहला क्या बताए थे? हाई फीवर। हमेशा 100 से नीचे तो बुखार आता ही नहीं है टाइफाइड में, ठीक है, और उतरता भी नहीं है जल्दी। तुम कितना भी दवाई खाओ ना, टाइफाइड का फीवर जल्दी नहीं उतरेगा, तुम्हारा हल्का हल्का बुखार हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट है टाइफाइड फीवर। दूसरा चिल्स, ठंड लगना पेशेंट को, ठीक है। चिल्स का मतलब क्या हुआ? पेशेंट को ठंड लगेगा, बुखार आएगा और ठंड लगता है। थर्ड है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगना, है ना। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? हंगर। एपेटाइट को ही हम लोग हंगर बोलते हैं। तो लॉस ऑफ हंगर मतलब भूख नहीं लगता है पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाओ एब्डोमिनल पेन। तुम्हारा इंटेस्टाइन अफेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स तुम्हारा पेट में दर्द होगा, ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा एब्डोमिनल पेन। फिर देखो ये चीज तुम्हारा किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। रोज स्पॉट, रोज स्पॉट बोला जाता है, किसको बोलते हैं? रैश। तुम्हारा मेनली स्टमक पे, चेस्ट पे या फिर पीछे बैक में हल्का हल्का लाल लाल दाना हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, टाइफाइड में। लेकिन ये बहुत अनकॉमन सिम्टम्स है, बहुत कोई को नहीं होता है, ठीक है। ये सिम्टम बहुत, अगर एकदम टाइफाइड को ट्रीट नहीं किया गया है ना, मतलब हुआ है किसी को टाइफाइड लेकिन ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, तब जाके कॉम्प्लिकेशन में तुम्हारा ये सिम्टम शो करेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे ये सिम्टम्स नहीं होता है, ठीक है, कॉमन नहीं है ये चीज, समझ गए। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोज स्पॉट बोला जाता है, जो लाल 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 दाना होता है ना पूरा शरीर पे। तो कहाँ स्टार्ट होगा? तुम्हारा चेस्ट में, स्टमक में और पीठ में भी होता है, 3 जगह, ठीक है, बैक में भी होगा। ये 3 जगह तुम्हारा रोज स्पॉट शुरू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? कॉफिंग। तो ये तुम्हारा खांसेगा पेशेंट, खांसना तुम्हारा ये क्या कहते हैं, इसोफेगस अफेक्ट करेगा ना, तो तुम्हारा फेरिंग्स होते हुए जाता है ना इसोफेगस, तो वहां से उसकी वजह से तुम्हारा इन्फेक्ट होता है, तो पेशेंट को खांसी भी होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा मसल एक। फीवर रहेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी पेन बहुत ज्यादा करता है, मसल एक, उसी की वजह से तुम्हारा मसल एक होगा। और फिर हेडेक भी वही है, तुम्हारा सर में बहुत ज्यादा दर्द। फिर नोजिया और वोमिटिंग, पेशेंट को उल्टी जैसा लगना और उल्टी होना, दोनों चीज हो सकता है। अगर उल्टी नहीं हो रहा है ना तो उल्टी जैसा लगेगा तो जरूर, ठीक है, ये दोनों चीज भी होता है। और फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, तो पेशेंट को लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन बहुत कम है लेकिन डायरिया बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? कब्ज नहीं हो रहा है, स्टूल नहीं पास हो रहा है, ठीक है, और डायरिया मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, तो मेनली तुम्हारा डायरिया ही होता है टाइफाइड में, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कम केसेस में देखने के लिए मिलता है, लेकिन मिलता है इसीलिए सिम्टम्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना है टोटल? 10 है ना, टोटल 10 सिम्टम्स जो कि तुम्हारा डायरिया में दिखेगा, सॉरी टाइफाइड में दिखेगा। तो मेन सिम्टम्स क्या हो गया तुम्हारा? हाई फीवर, स्टमक पेन, मसल एक, नोजिया वोमिटिंग और डायरिया। इतना तुम्हारा मेन सिम्टम्स में आता है सबसे स्टार्टिंग, समझ गए। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट तुम्हारा स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। तो कितना स्टेज होता है? मेनली टाइफाइड फीवर तुम्हारा 4 स्टेज में ऑकर होता है, ठीक है। कैसे कैसे? जैसे जैसे इन्फेक्शन होता है ना वैसे वैसे इसका स्टेज भी होते जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? टाइफाइड सिस्टम ऑकर्स 5 to 14 days आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एच टाइफी। तो तुम्हारा जो सिम्टम्स, लक्षण जो दिखेगा कब दिखेगा? 5 से 14 दिन के बाद। मतलब आज हमको एच टाइफी ये बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है अगर मेरे अंदर, तो 5 से 14 दिन के बाद मेरा में लक्षण आना शुरू होगा, ठीक है, समझे। जब वो ब्लड में जाएगा तब, जब फीवर स्टार्ट होता है ना तब जाके हमको पहला लक्षण आना शुरू होता है टाइफाइड का, समझे। तो कितना दिन लेता है वो? 5 से 14 दिन तुम्हारे बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेज 1। तो सिम्टम्स इंक्लूड क्या है? स्टेप वाइज फीवर। तो टाइफाइड में जो फीवर होता है उसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? स्टेप वाइज। स्टेप वाइज मतलब समझ लो,
एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, मतलब तुम्हारा जो फीवर आएगा कम रहेगा, फिर ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज फीवर गेट्स हायर ओवर अ फ्यू डेज। जैसे आज हमको 99 डिग्री था, कल हमको 100 डिग्री हो गया, परसों हमको 101 डिग्री हो गया। तो वैसे तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में वो बढ़ते जाता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, स्टेप वाइज फीवर। ठीक है, द बैक्टीरिया इज मूविंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन दिस स्टेज। तो इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरिया तुम्हारा ब्लड में जा रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, स्टेप वाइज फीवर। समझे, बताया था ना पैथोफिजियोलॉजी में भी, ब्लड में जैसे ही बैक्टीरिया जाएगा फीवर आना शुरू होगा, वही है तुम्हारा स्टेज 1। समझे? हाँ, कैसे पता चलेगा कि, बोलो फिर से। लक्षण पूछ रहा है। हाँ, तो फीवर आना जो शुरू होता है ना, वो धीरे धीरे शुरू होता है, कम रहेगा, फिर उससे ज्यादा होगा, एक एक डिग्री बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना वैसे वैसे फीवर भी बढ़ते जाता है। ठीक है, बोले थे ना फीवर कमता नहीं है या फिर एकदम नॉर्मल कभी नहीं आता है, वो हल्का हल्का फीवर हमेशा रहेगा और तुम्हारा हाई भी होते चला जाएगा। ठीक है, और सुबह में मान लो 99 डिग्री था, तो शाम होते होते तुमको 100 डिग्री भी हो जाएगा, 101 डिग्री भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है दिन से ही 1 डिग्री बढ़ेगा, एक दिन हुआ तभी 1 डिग्री बढ़ेगा, नहीं, सुबह से शाम में भी बढ़ता है। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा स्टेज 1। तो इसका मतलब स्टेज 1 में क्या हुआ, बैक्टीरिया तुम्हारा कहाँ आ रहा था, ब्लड में, और जैसे ही ब्लड में आएगा तुम्हारा स्टेप वाइज फीवर आना शुरू हो जाएगा, ये है तुम्हारा स्टेज 1। और कितने दिन के बाद आएगा, 5 to 14 डेज। अब हम लोग देखते हैं स्टेज 2 में क्या होगा। In this stage, bacteria enters the Peyer's patches, leading to occurring of symptoms like abdominal pain, vomiting and diarrhea. तो सेकेंड वीक में क्या बताए थे, इंटेस्टाइन में जो पेयर पैच था ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब जब उसमें बैक्टीरिया तुम्हारा एंटर करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन आएगा, वोमिटिंग होगा और डायरिया होना शुरू हो गया। तो जब तुम्हारा पेन, वोमिटिंग, डायरिया हुआ तो उसको हम लोग कौन सा स्टेज बोलेंगे, 2। फर्स्ट स्टेज कौन सा था, बस फीवर का। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, पेन, वोमिटिंग और डायरिया, प्लस तुम्हारा जो रोज स्पॉट बताए थे स्टार्टिंग ऑन ट्रंक एंड एब्डोमेन, जो छोटा छोटा लाल लाल दाना होता है, तो कहां से शुरू होगा, ट्रंक मतलब बैक को बोला जाता है ट्रंक। ठीक है, पीछे बैक साइड को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, और तुम्हारा पेट पे, एब्डोमेन पे आना शुरू होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेज 2। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, अब यहां तक हुआ, अब फिर भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, इफ नॉट ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक। स्टेज 3 में क्या लिखा है, अगर हम लोग एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तुम्हारा स्टेज 3 होगा। तो क्या होगा, द बैक्टीरिया कैन कॉज सीवियर डैमेज अराउंड द 3rd वीक। कौन सा वीक में, तीसरा सप्ताह में, आफ्टर द सिम्टम स्टार्ट। सम पीपल कैन गेट सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक इंटरनल ब्लीडिंग एंड इंसेफ्लाइटिस। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, अगर सेकेंड तक तुम्हारा इतना वो सिम्टम लक्षण दिखा रहे हैं कि टाइफाइड हुआ है, तुमको कह रहे हैं कि जाइए ट्रीटमेंट लीजिए, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कि नहीं ऐसे ही खुद चला जाएगा। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लिए, बैक्टीरियल के लिए एंटीबायोटिक ही लेते हैं, पता है तुम लोग को, वायरस के लिए हम लोग एंटीवायरल ले रहे थे, लेकिन बैक्टीरिया होगा तो क्या लेंगे उसके लिए, एंटीबायोटिक। तो अगर हम एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं किए हैं तो फिर बैक्टीरिया क्या करेगा तुम्हारा, जैसे ही तीसरा सप्ताह आएगा ना, 5 से 14 दिन बताए थे, तो 14 दिन का मतलब 2 सप्ताह हुआ। अब जैसे ही 2 सप्ताह तुम्हारा खत्म हुआ यहाँ पे, और उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, जैसे ही 3rd वीक एंटर करोगे, तुम्हारा सिम्टम शुरू होने के बाद तो तुम्हारा क्या होगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगा, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू होता है। तो ब्लीडिंग कैसे होगा पता है, तुम्हारा जो पेयर पैच में बैक्टीरिया गया था ना, वो पेयर पैच को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है, ये तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, इसमें क्या बताया था, पेयर पैच था ना, जो कि जैसे इम्यून सिस्टम काम कर रहा था। तो 3rd वीक होते होते क्या करता है, ये सारा पेयर पैच को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो तुम्हारा इंटेस्टाइन का इम्यूनिटी खत्म हो गया। अब इंटेस्टाइन का इम्यूनिटी खत्म हो गया तो उसके बाद जो ये तुम्हारा यहाँ पे वाल होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो तुम्हारा म्यूकोसल वाल होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, इन्वेड करना शुरू करता है, और उसको जैसे ही इन्वेड करेगा तुम्हारा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होगा तुम्हारा क्या दिखे, इंटरनल ब्लीडिंग कैसे पता चलेगा, इंटरनल ब्लीडिंग है, तुम्हारा वोमिटिंग होगा ना तो खून आएगा उसमें।
ठीक है, वोमिटिंग होगा तो खून आएगा, डायरिया होगा तो स्टूल में भी तुम्हारा ब्लड आना शुरू होगा। ठीक है, तो उसी से हम लोग को क्या बोलता है, पता चलेगा कि इंटरनल ब्लीडिंग, तुम्हारे इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो चीज किस में आएगा, तुम्हारा स्टेज 3 में, समझ गए। और साथ में फिर एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस क्या बताए थे, स्वेलिंग इन या फिर इन्फेक्शन इन ब्रेन। एंसेफेलाइटिस बताए थे, एंसेफेल का मतलब क्या होता है, ब्रेन। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, तो ये तुम्हारा 2 चीज आएगा। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई से तुम्हारा ब्रेन में भी तो जाएगा ना बैक्टीरिया, तो वहां जाके जब इन्फेक्शन शुरू करेगा तो फिर इंसेफ्लाइटिस भी दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रेन का लेयर में स्वेलिंग और इन्फेक्शन दोनों चीज, समझ में आया। स्टेज 3 जीआई ब्लीडिंग कैसे हुआ, समझ में आया, इंटरनल ब्लीडिंग। और इंटरनल ब्लीडिंग पता कैसे चला, वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है और स्टूल में ब्लड आ रहा है, ये 2 चीज से पता चलेगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेज 4। अब स्टेज 4 में क्या होगा, तो इन दिस स्टेज पेशेंट बिकम टू रिकवर। अब तुम्हारा स्टेज 4 में क्या होता है, रिकवरी शुरू होता है। ठीक है, जितना उसको हानि करना था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कर लिया बैक्टीरिया। ठीक है, तुम्हारा बॉडी को जितना हार्म करना था, अब क्या होगा, स्टेज 4 में तुम्हारा रिकवरी शुरू होता है, तुम्हारा बॉडी को रिकवर करना स्टार्ट करेगा। द हाई फीवर स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। तो सबसे पहला सिम्टम क्या था, फीवर आ रहा था, तो फीवर धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट द बैक्टीरिया स्टिल रिमेन्स इन द गॉल ब्लैडर एंड कैन बी कंटेजियस इवन आफ्टर पेशेंट फील्स बेटर। तो तुम्हारा फीवर कम आ रहा है, तुमको लग रहा है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या होता है, तुम्हारा गॉल ब्लैडर में अभी भी प्रेजेंट है। वो तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुमसे दूसरे में जा सकता है अभी भी। ठीक है, अभी भी क्या है, हाईली कंटेजियस, मतलब एक से दूसरे में फैला सकता है वो। जैसे मान लो हमको टाइफाइड हुआ, हम स्टेज 4 में रिकवरी स्टेज पे है। ठीक है, रिकवरी स्टेज पे है, मेरा फीवर भी कम हो गया, मेरा जितना सिम्टम्स आ रहा था हर चीज कम हो गया। ठीक है, हमको लग रहा है कि हम ठीक हो गए अब, लेकिन अभी भी बैक्टीरिया मेरा गॉल ब्लैडर में, बताए थे ना यहीं पे रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अभी भी वो बैक्टीरिया कहाँ रहेगा, मेरे गॉल ब्लैडर में अभी भी है। तो मेरे स्टूल के साथ अगर कोई ये कांटेक्ट में आता है तो उसको भी तुम्हारा, पेशेंट को ये तुम्हारा क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा। भले हमको अब इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे से दूसरे में इन्फेक्ट करेगा, समझिए। तो वो तुम्हारा क्या हुआ, स्टेज 4। पेशेंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन पेशेंट से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैलेगा, समझ गए। तो फर्स्ट में क्या हो रहा था, तुम्हारा ब्लड में जा रहा था इन्फेक्शन बैक्टीरिया, तो फीवर आया। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, पेयर पैच तुम्हारा इन्फेक्ट किया, तो डायरिया और वोमिटिंग और पेन। थर्ड में क्या हुआ, फिर भी हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो क्या, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया और फिर इंसेफ्लाइटिस। इंटरनल ब्लीडिंग कैसे पता चला, तो ये ब्लड इन वोमिटिंग और ब्लड इन स्टूल। और स्टेज 4 में क्या हुआ, मेरा फीवर, मतलब हम रिकवर कर गए, लेकिन हमसे दूसरे में फैलने का क्षमता अभी भी है। ठीक है, हम रिकवर कर गए, लेकिन हम दूसरा को टाइफाइड दे सकते हैं, समझे। तो ये है तुम्हारा स्टेज 4। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, कैसे जांच करोगे कि पेशेंट को टाइफाइड हुआ है। ठीक है, तो ऑन लैब, तो पहला तो तुम्हारा लक्षण देख के ही तुम लोग को पता चल जाएगा, जो भी लक्षण है, फीवर आ रहा है, ये वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसी से पता चल जाएगा कि टाइफाइड का लक्षण है। लेकिन कंफर्म करते हैं हम लोग, है ना। तो कंफर्म करने के लिए क्या होता है, तुम्हारा ब्लड सैंपल कब लेंगे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। फर्स्ट स्टेज कब, जब ब्लड में तुम्हारा बैक्टीरिया गया था ना, तो उसी समय हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद नहीं। जब फर्स्ट स्टेज में तुम्हारा 5 से 14 दिन जो बता रहे थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेज था ना, तो पहला और फर्स्ट और सेकंड वीक, इतना तक तुम्हारा फर्स्ट टू सेकंड वीक में ही हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे। जो भी ब्लड लोगे जांच के लिए, वो थर्ड स्टेज जाने पे नहीं लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग लेंगे। और कौन सा टेस्ट किया जाता है, 3 टेस्ट करते हैं हम लोग टाइफाइड के लिए। ठीक है, तो मेन तुम्हारा टेस्ट क्या होता है, ये 2 टेस्ट होता है मेन, सुने हो ना, विडाल टेस्ट और एलाइजा टेस्ट। तो एलाइजा से भी ज्यादा तुम्हारा विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, तो विडाल टेस्ट में हम लोग क्या चेक करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एस टाइफी बैक्टीरिया इन द ब्लड। मतलब तुम्हारा ब्लड में एस टाइफी बैक्टीरिया का प्रेजेंस चेक किया जाता है, ब्लड में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट। उसी से पता चल गया कि पेशेंट को टाइफाइड है। तो मेन जो टेस्ट करते हैं वो यही टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट।
ठीक है, अब सेकंड आ जाओ। सेकंड है तुम्हारा एलाइजा टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, लिख लो सब। एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड ELISA, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये तुम्हारा एलाइजा का फुल फॉर्म होता है। कहीं पे तुम्हारा सॉर्बेंट गायब रहेगा, इम्यूनो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको डायरेक्ट, तो उसका मतलब भी एलाइजा ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन एलाइजा टेस्ट है। देखो विडाल टेस्ट हम किस लिए किए, एंटीजन बैक्टीरिया को देखने के लिए, और एलाइजा टेस्ट किस लिए कर रहे हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट द एच टाइफी बैक्टीरिया। तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा था तो एंटीबॉडी भी बनाएगा ही, भले उसका एंटीबॉडी उतना ज्यादा नहीं रहे कि तुम्हारा ये बीमारी ठीक कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत तो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन वो बनाता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो वो चीज चेक करने के लिए तुम्हारा एलाइजा टेस्ट चेक करते हैं। ये तुम्हारा एंटीजन के लिए विडाल टेस्ट हो गया और एंटीबॉडी के लिए एलाइजा टेस्ट हो गया। समझ में आया? अब नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड है तुम्हारा सीबीसी का फुल फॉर्म, वेरी गुड, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हर चीज आता है तुम्हारा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, टीएलसी, हर चीज रहेगा। लेकिन मेन चीज क्या दिखाएगा तुम्हारा, इंक्रीज्ड काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम है। तो जैसे ही तुम्हारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ताकि अपना जो भी बाहर से एंटीजन आया है उससे लड़ सके। तो वो क्या होगा, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा ब्लड में। ठीक है, सीबीसी में जब देखोगे तो क्या होगा, इंक्रीज, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन है तुम्हारे बॉडी में। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है डब्ल्यूबीसी, टीएलसी काउंट सुना, नॉर्मल 15,000 से 30,000। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा सीबीसी में इंक्रीज हो जाता है डब्ल्यूबीसी काउंट। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली क्या आएगा तुम्हारा, एंटीबायोटिक थेरेपी। बैक्टीरिया के लिए क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। वायरस के लिए क्या दे रहे थे, एंटीवायरल, है ना। तो बैक्टीरिया के लिए मेनली तुम्हारा एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में कौन कौन सा एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सब देखो जिसके पीछे सीन है ना, ऑक्सासिन, ये सारा तुम्हारा एंटीबायोटिक में आता है। ठीक है, जो भी दवाई देखना उसके पीछे ऑक्सासिन लिखा हुआ मिलेगा ना, वो सारा तुम्हारा एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, लीवोफ्लोक्सासिन हो गया और ऑफ्लोक्सासिन हो गया। ये तुम्हारा फर्स्ट ड्रग यूज किया जाता है सबसे पहले। अगर इससे किसी को एलर्जी है, लीवोफ्लोक्सासिन एलर्जी होता है, बहुत कोई को होता है। ठीक है, तो इससे एलर्जी होगा तो फिर क्या देंगे, जोन, सिफ्ट्रायाजोन, ठीक है, या फिर सेफोटैक्सिन, ये सारा तुम्हारा एंटीबायोटिक में ही आता है। ठीक है, लास्ट का देखना, जोन लिखा हुआ है, जीम लिखा हुआ है, ऑक्सासिन लिखा हुआ है, ये सारा समझ जाना सीधे एंटीबायोटिक है। ठीक है, और फिर एजिथ्रोमाइसिन, अगर इससे भी तुम्हारा ये हो जा रहा है, एलर्जी है, तो फिर एजिथ्रोमाइसिन। समझे? तो एंटीबायोटिक का भी सर भर पढ़ाए थे ना, बहुत सारा क्लास होता है, एंटीबायोटिक का भी होता है ना। तो जैसे जैसे क्लास होगा उसके हिसाब से तुम्हारा एंटीबायोटिक का ड्रग देते हैं। तो अगर इससे तुम्हारा एलर्जी हो रहा है, ये नहीं देंगे तो ये देंगे, ये भी नहीं दे रहे तो ये देंगे। ठीक है, ये भी नहीं देंगे तो फिर पेनिसिलिन, ये सब भी ग्रुप है आगे तुम्हारा, अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप है, एंटीबायोटिक का बहुत सारा ग्रुप है। ठीक है, तो अगर कोई भी किसी भी चीज से उसको एलर्जी है तो फिर एंटीबायोटिक चेंज कर दो, है ना। तो ये मेनली तुम्हारा एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। इफ पेशेंट इज ट्रीटेड अर्ली विथ एंटीबायोटिक, इट टेक्स 7 to 10 days फॉर अ पेशेंट टू बी फुल्ली रिकवर्ड। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तुम्हारा एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हो गया, फर्स्ट और सेकंड स्टेज बताए थे 5 से 14 दिन जो था, 2 सप्ताह के अंदर अगर तुम्हारा एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हो गया तो उसके 14 दिन के बाद भी उसको 7 से 10 दिन लग जाएगा पेशेंट को रिकवर करने में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज खत्म होने के बाद का बोल रहे, 7 से 1 सप्ताह से 10 दिन उसको फुल्ली रिकवर होने में लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट।
समझ गए? एलर्जी है, देखो जब भी एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं ना, सबसे पहले स्किन टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। स्किन टेस्ट हम लोग सबक्यूटेनियस नहीं, इंट्राडर्मल देते हैं। स्किन टेस्ट मतलब स्किन में दे रहे हैं, आईडी इंट्राडर्मल क्या यहाँ पे तुम्हारा दिया जाएगा हाथ में, ठीक है। ये जो स्किन दिख रहा है यहाँ पे इंट्राडर्मल, एकदम जैसे मॉन्टॉक्स टेस्ट दिए थे ना, याद है ट्यूबरकुलोसिस में मॉन्टॉक्स टेस्ट दिए थे, जस्ट वैसे ही तुम्हारा स्किन टेस्ट एकदम उतना ही लोगे। 0.1 ml 2 ml लिया जाता है एंटीबायोटिक, और उसको वैसे ही स्किन में यहाँ पे डालेगा, ठीक है। यहाँ पे डाल के वहां पे घोल खेड़ के लिखा जाता है, आधा घंटा तक देखा जाता है कि वहां पे कोई रैसेस तो नहीं हुआ है या खुजली नहीं हो रहा है, लाल लाल निशान नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आधा घंटा के बाद तुम उसको फुल डोज दे दो, 5 ml 10 ml जो भी फुल डोज है वो तुम पेशेंट को दे दो, ठीक है। तो वो सबसे पहले स्किन टेस्ट करके हम लोग को पता चलेगा कि पेशेंट को एलर्जी है कि नहीं है। समझ गए? समझ गए ना? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिवेंशन। तो सबसे पहला प्रिवेंशन टाइफाइड का क्या है? सेफ फूड प्रैक्टिस। खाना और पानी से ही होता है, सबको पता है। तो जो भी हम लोग फूड प्रैक्टिस हैंडल करेंगे वो चीज हम लोग को सबसे पहले सेफ, एकदम सुरक्षा के साथ। तो सबसे पहला क्या है? डोंट मेक फूड और फॉर अदर्स इफ यू आर सिक। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो सबसे पहले किसी के दूसरे के लिए खाना मत बनाओ। खाना बनाना है अपने लिए बनाओ, किसी और के लिए वही चीज वही खाना मत बनाओ, सबसे पहला चीज, ठीक है। दूसरा, वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम एंड बिफोर ईटिंग। तो जब भी हाथ धोना है किस चीज से? बस पानी से नहीं, साबुन और पानी दोनों से, ठीक है। ये दूसरा हो गया। थर्ड, वॉश द सरफेस एंड यूटेंसिल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो सरफेस जहां पे हम खाना बना रहे हैं, मान लो स्लैब है, स्लैब पे रख के सब्जी काट रहे, तो उस स्लैब को भी धोना है पहले अच्छे से, ठीक है। प्लस जो बर्तन होगा जिसमें हम लोग खाना बनाएंगे उसको भी अच्छे से धोने के बाद ही, ठीक है। ये चीज हो गया तुम्हारा सेफ फूड प्रैक्टिस में। नेक्स्ट है, डोंट ईट रॉ फूड एंड ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर। रॉ फूड किसको बोलते हैं? कच्चा खाना, अध पका हुआ खाना, ठीक है, या फिर कच्चा खाना। अगर मान ये मीट ये सब भी खा रहे हैं तो पूरा अच्छे से पका हुआ नहीं है, कच्चा ही है, वही खा लिए, कच्चा मीट खा लिए, ठीक है। तो कच्चा खाना या फिर कोई भी वेजिटेबल सब्जी सब भी जो अच्छे से नहीं पका है वो चीज हम लोग को क्या करना है? नहीं खाना है, ठीक है। और कंटामिनेटेड वाटर ये सब नहीं पीना है। नेक्स्ट है, डोंट लीव द फूड इन ओपन। खाना को खुला में नहीं छोड़ना है, हमेशा क्या करना है? उसको कवर करके रखना है, ढक के रखना है किसी चीज से, ठीक है। प्लस ठंडा खाना भी नहीं खाना है, बासी खाना भी नहीं खाना है कि 2 दिन पहले का रखा हुआ है निकाल के खा लेते हैं, ठीक है, वो चीज भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज तुम्हारे क्या आता है? सेफ फूड प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहला यही चीज करो, तुमको टाइफाइड एक से दूसरा में, अगर तुम्हारे घर में किसी को टाइफाइड हुआ भी है ना तो वो उससे तुम में नहीं फैलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रिवेंशन। अब इसको ये प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन भी आता है, ठीक है। वैक्सीनेशन फॉर टाइफाइड। कौन सा वैक्सीन? टीसीवी, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। फुल फॉर्म क्या है? टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, टीसीवी वैक्सीन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको टीसीवी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में टीसीवी वैक्सीन तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। टीसीवी वैक्सीन ना सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, वो तुमको खरीद के अपने आप को लेना पड़ेगा, वो सरकार नहीं देता है, फ्री में नहीं मिलता है टीसीवी वैक्सीन, ठीक है। तो ये तुम्हारा कब किसको किसको दे सकते हैं? इंडिकेशन, तो इन चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months टू एडल्ट अप टू 45 ईयर। तो 6 महीना का बच्चा से लेकर 45 साल तक का इंसान को हम लोग टीसीवी वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रूट। कैसे दिया जाता है वैक्सीन? तो आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, मसल में, ठीक है। तो मसल में दोगे तो कौन सा मसल? इन वेस्ट्रस लैटरालिस मसल इन थाई इन चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर। तो 2 साल से कम का जो बच्चा होगा उसको कहाँ पे? थाई में, जो वेस्ट्रस लैटरालिस मसल बताया था ना, थाई में कहाँ पे होता है? ये वाला जो वेस्ट्रस ऊपर में, यहाँ पे मान लो तुम्हारा नी है, ठीक है, ये तुम्हारा नी हो गया, ये तुम्हारा थाई हो गया। तो थाई में तुम्हारा कहाँ पे दोगे? इस बीच में कहीं भी वेस्ट्रस लैटरालिस मसल यहीं पे प्रेजेंट होता है थाई में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आईएम इंजेक्शन देंगे। किसको देंगे? तो 2 साल से कम का बच्चा में, क्योंकि 2 साल से कम का जो बच्चा रहेगा ना, छोटा बच्चा में, उन लोग का डेल्टोइड मसल, यहाँ वाला मसल उतना ज्यादा नहीं रहता है, उन लोग का थाई मसल ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए उन लोग को थाई में दिया जाता है।
और इन डेल्टोइड मसल इन अपर आर्म इन चिल्ड्रन अबव 2 years। तो 2 साल से ऊपर लेके 45 साल तक का जितना भी रहेगा सबको कहाँ देंगे, डेल्टोइड मसल यहाँ अपर आर्म में। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है डू नॉट एडमिनिस्टर इन द ग्लूटियल मसल। तुम्हारा कमर में बटक में जो मसल होता है वहां पे नहीं देते हैं आईएम इंजेक्शन, तुम्हारा ये टीसीबी वैक्सीन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? ग्लूटियल मसल में हम लोग देंगे तो क्या होगा? अच्छा बताओ, नर्वस सिस्टम पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े हो? सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट नर्व कौन सा होता है सबसे? ये मान लो तुम्हारा बैक साइड है ना, बैक साइड है तुम्हारा, इधर तुम्हारा कमर चला गया, यहाँ पे तुम्हारा वर्टिब्रा आता है, लास्ट में कौन सा वर्टिब्रा आता है? लंबार और स्पाइनल और फिर कॉकिक्स आता है ना, सबसे लास्ट वर्टिब्रा ये चीज आता है। तुम्हारा सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होता है सियाटिक नर्व। यहाँ पे तुम लोग को नहीं समझ में, रुक जाएगा। देखो सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व दोनों बोले जाता है, लॉन्गेस्ट प्लस लार्जेस्ट, लिख लो सब कुछ कहीं पे। कौन सा नर्व को बोलते हैं? सियाटिक, एस साइलेंट होता है, ठीक है, सियाटिक नर्व। ये तुम्हारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व है, ठीक है। तो ये तुम्हारे, देखो हम बताते हैं, देखो ये तुम्हारा वर्टिब्रा का हम लास्ट पार्ट बस बना है, ठीक है। ये तुम्हारा लंबार वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कॉकिक्स वर्टिब्रा, ठीक है। तो लंबार कितना होता है? 5 होता है ना टोटल, L1 2 3 4 5। सैक्रल भी तुम्हारा 5 मिलके एक बनता है ना। ये भी तुम्हारा 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारा कॉकिक्स 1। अब ये तुम्हारा प्रेजेंट का होगा, पीछे साइड में होगा तुम्हारा। तो पीछे साइड में ये तुम्हारा कॉकिक्स और सैक्रल कहाँ पे आता है? बटक के पास में आता है, ठीक है। सैक्रल और कॉकिक्स का जो वर्टिब्रा होगा एकदम तुम्हारा पीछे में, एकदम रीढ़ का हड्डी बटक के पास चला जाएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। और वहां से फिर तुम्हारा नीचे थाई और नी, ठीक है। ये तुम्हारा बीच में क्या आ गया? बटक हो गया इधर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बटक। अब जो सियाटिक नर्व होता है वो तुम्हारा ओरिजिनेट कहाँ से होता है? देखो सियाटिक नर्व जो होगा ना वो तुम्हारा ओरिजिनेट होगा लंबार का 3rd पॉइंट से और 4th, दोनों के बीच से, वर्टिब्रा से नहीं, वर्टिब्रा के बीच से, ठीक है। तो 2 और ये 3rd और 4th के बीच से, और 4th और 5th के बीच से। उसके बाद सैक्रल 1 2 3, ठीक है, ये 3 सैक्रल 1 2 3 और L 4 5, ठीक है। ये पांचों से तुम्हारा मिल के जो नर्व आता है ना उसी को हम लोग सियाटिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। और सियाटिक नर्व तुम्हारा सबसे मोटा, एकदम यहाँ से जो नर्व आएगा ना पूरा तुम्हारा मोटा रहेगा, ठीक है। एकदम मोटा मतलब कितना मोटा? ये अंगूठा के जितना मोटा होता है तुम्हारा सियाटिक नर्व, ठीक है। एक अंगूठा जो है ना हाथ का उतना मोटा तुम्हारा ये सियाटिक नर्व पूरा इधर आएगा, पूरा यहाँ से लेके कहां से? तुम्हारा वर्टिब्रा लंबार L 3 4 और S 1 2 3, ये पांचों से जो नर्व निकलेगा वही तुम्हारा कहाँ जाएगा? ये बटक से होते हुए तुम्हारा पूरा नीचे पैर तक जाता है, टो तक चला जाएगा, ठीक है, पैर का फिंगर तक, उसी को हम लोग सियाटिक नर्व। और तुम्हारा ये कमर से पूरा नीचे तक जा रहा है ना, तो तुम्हारा सबसे लॉन्गेस्ट नर्व हो गया। और लार्जेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा पांचों मिलके एक बनता है ना, तो एकदम मोटा बनता है, इसी वजह से इसको लार्जेस्ट नर्व भी बोलते हैं, समझे। तो ये तुम्हारा ग्लूटियल, ये बटक वाला जो मसल होता है इसी को हम लोग कौन सा मसल बोलते हैं? ग्लूटियल मसल, ठीक है। अब बटक में अगर हम आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं, मसल में इंजेक्शन दे रहे हैं, मान लो गलती से सियाटिक नर्व डैमेज हो गया है, हम मसल डाल रहे थे, इंजेक्शन डाल रहे थे, हम मसल में दे रहे थे, अब यहीं पे तुम्हारा नर्व भी था ना,
और मसल में हम दे रहे थे, गलती से वो मेरा नीडल ज्यादा अंदर चला गया, मेरा सियाटिक नर्व में जाके नीडल लग गया, डैमेज हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा सियाटिक नर्व डैमेज होगा क्या होगा, ये तुम्हारा पेल्विक रीजन, यहाँ कमर से वेस्ट के नीचे जितना भी रीजन होगा सबका फंक्शन खराब होना शुरू होगा। ठीक है, तो सियाटिक नर्व तुम्हारा दो काम करता है, मोटर प्लस सेंसरी दोनों, सेंस में भी हेल्प करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, मिक्स्ड नर्व होता है सियाटिक नर्व, समझे। तो मोटर में मतलब तुम्हारा पैर का मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है और सेंसेशन में भी, पैर में कहीं पे चोट लग गया है तो दर्द करता है ना, पता चलता है कि चोट लगा है ना, तो वो दोनों चीज में कौन सा नर्व हेल्प करेगा तुम्हारा, सियाटिक नर्व, कमर के नीचे जितना भी होगा। पेल्विक रीजन में भी, ये तुम्हारा पेल्विक रीजन में ही हुआ ना, पेल्विस, वहां पे भी तुम्हारा सियाटिक नर्व ये तुम्हारा सारा सेंसेशन पहुंचाता है। तो अगर हम ग्लूटियल मसल में इंजेक्शन दिए, गलती से अगर थोड़ा सा भी तुम्हारा नीडल थोड़ा सा भी टच हो जाएगा ना सियाटिक नर्व, तुम्हारा सियाटिक नर्व क्या हो गया, डैमेज। बस ये मत सोचना एक पैर में इधर से भी आएगा, ठीक है, दोनों साइड से निकलता है, दोनों साइड दोनों पैर में जाता है। ठीक है, तो दोनों साइड कहीं भी दोगे तो सीधे तुम्हारा सियाटिक नर्व अगर डैमेज हुआ तो जैसे ही सियाटिक नर्व डैमेज होगा तुम्हारा पैर का मूवमेंट, फंक्शन, सब चीज डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्लूटियल मसल में, बटक में इंजेक्शन, ये वैक्सीन नहीं देते हैं, समझे। ज्यादातर कहाँ दिया जाता है, हाथ में, अपर आर्म में। अगर एडल्ट है ना पेशेंट, अगर तुम्हारा छोटा मोटा इंजेक्शन है, आईएम देना है तो हाथ में देते हैं। ठीक है, बहुत कम साइड, कम जगह तुम्हारा ये बटक वाला यूज किया जाता है साइट। ठीक है, इसी वजह से, ताकि तुम्हारा सियाटिक नर्व डैमेज नहीं हो, समझ गए। अगर हम लोग कमर में देते भी हैं ना, तो देने के बाद क्या बोलता है सब कि पैर हिला के देखिए, पैर का मूवमेंट कीजिए, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कीजिए, हिलाने बोलता है। ठीक है, ताकि चेक कर सके कि सियाटिक नर्व तुम्हारा डैमेज नहीं हुआ है, समझ गया। अगर पैर का मूवमेंट हो रहा है मतलब क्या है, सियाटिक नर्व डैमेज नहीं हुआ है, मसल में इंजेक्शन गया है, समझ गए सब कोई, ये चीज समझ में आया। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ग्लूटियल मसल में इंजेक्शन नहीं देते हैं, डू नॉट एडमिनिस्टर लिखा है, नहीं दिया जाता है। कहाँ दोगे, अगर 2 साल से कम है तो थाई में, और 2 साल से ज्यादा है तो अपर आर्म डेल्टोइड मसल में। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारा डोज। कितना डोज देते हैं, 0.5 ml एज सिंगल डोज। इसका बस एक ही डोज पड़ता है, एक ही इंजेक्शन। ये हेपेटाइटिस का था ना 1 2 3, पोलियो का भी था 0 1 2 3, नहीं, जो तुम्हारा टाइफाइड का है वो सिंगल डोज आता है, बस एक बार ले लो। ठीक है, कितना, 0.5 ml। स्टोरेज कितना डिग्री पे, 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। इससे कम या टेम्परेचर जो होता है स्टोर करने का वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैक्सीन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेग्नेंट मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। तो तुम्हारा पोलियो हेपेटाइटिस का था ना कि प्रेग्नेंट मदर है तो उसको नहीं दिया जाता है, सब वैक्सीन जितना पड़े हो सब देखो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड था ना, नहीं देते थे। लेकिन टाइफाइड का वैक्सीन तुम्हारा दे सकते हो, उससे कोई हानि नहीं पहुंचेगा, बच्चा को भी नहीं पहुंचेगा और माँ को भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो प्रेग्नेंट मदर या फिर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसमें भी टीसीबी वैक्सीन हम लोग दे सकते हैं, समझ गए सब कोई। तो ये था तुम्हारा टाइफाइड आज का क्लास, सब कोई को समझ में आया, कैसे फैलता है हर चीज, पेयर पैच क्या है सब समझ गए, सियाटिक नर्व क्या है समझ में आया, क्यों मसल में इंजेक्शन नहीं देते हैं समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सबको नेक्स्ट कर लो, बोल जाएगा सब आंसर करोगे। आया पोल, चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड फीवर किस चीज, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस से होता है, क्या होगा, सैल्मोनेला वायरस तो नहीं होता है, क्या से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब बाकी 3 में भी तुम्हारा बैक्टीरिया है, तो कौन सा बैक्टीरिया, सैल्मोनेला बैक्टीरिया तुमको बताया था वो क्या है, ग्रुप है, और उसके अंदर का क्या है तुम्हारा, सैल्मोनेला टाइफाई। तो तुम्हारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो कौन सा होगा, सैल्मोनेला टाइफाई, या फिर एस पैराटाइफाई भी, दो से होता है। ठीक है, पैराटाइफाई भी लिखा हुआ रहेगा ना तो वो भी तुम्हारा टाइफाइड के लिए होगा। अगर ऊपर लिखा रहेगा पैराटाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय और उसमें ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो कौन सा यूज करोगे, एस पैराटाइफाई।
समझ गए? टाइफॉइड फीवर बस लिखा और ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो बस सैल्मोना टाइफाई। अगर लिखा रहेगा कि पैराटाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय तो फिर एस पैराटाइफाई। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टाइफॉइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज, टाइफॉइड फीवर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कौन सा होगा? किस चीज को टाइफॉइड फीवर इन्फेक्ट करता है तुम्हारा? इंटेस्टाइन को ना। और इंटेस्टाइन को हम लोग मेडिकल में क्या बोलते हैं? एंट्रिक, एंटर बोला जाता है, एंट्रिक। तो एंटर से क्या आएगा तुम्हारा? एंट्रिक फीवर। तो गैस्ट्रो नहीं, ये तुम्हारा स्टमक हो गया, गैस्ट्रो साथ में हो गया, तो वो नहीं, तुम्हारा मेनली क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए सी एंट्रिक फीवर। एंटराइटिस भी नहीं बोलेंगे, एंटराइटिस मतलब क्या हुआ? इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये तुम्हारे एंट्रिक इंटेस्टाइन में तुम्हारे इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एंट्रिक फीवर। तो उसी को हम लोग टाइफॉइड फीवर का दूसरा नाम क्या होता है? एंट्रिक फीवर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफॉइड फीवर इज स्प्रेड थ्रू, टाइफॉइड फीवर किस चीज से फैलता है? हाँ हाँ, खाना और पानी से। हाँ फैलता है मैम। साफ खाना पानी से नहीं फैलेगा, तो अनट्रीटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। अनट्रीटेड या फिर कंटामिनेटेड दोनों सेम चीज है, ठीक है। कंटामिनेटेड लिखा हुआ रहे या फिर अनट्रीटेड लिखा हुआ है, अनट्रीटेड का मतलब भी वही हुआ, साफ चीज नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस, मतलब अच्छे से हाइजीन प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी फैलेगा, अगर प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस नहीं होगा तभी फैलेगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये देख रहे हो, दोनों में अंतर समझ में आया? खाना और पानी, और एक हो गया गंदा खाना और पानी, तो किससे हो गया? कंटामिनेटेड वाला से। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। एच टाइफी बैक्टीरिया मेनली इन्फेक्ट विच ऑर्गन, ये तुम्हारा कौन सा ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? कोलोन नहीं होगा। कोलोन कहाँ होता है? अच्छा ठीक है, ऑप्शन ठीक है। कोलोन कहाँ होता है ये बताओ हमको पहले। कोलोन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पता है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बताओ तो। नहीं पता है, ये तुम्हारा अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन हुआ ना। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये तुम्हारा क्या हो गया? अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ आता है? ये तुम्हारा सीकम हो गया, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होता है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसको, इसको और इसको क्या बोलते हैं? कौन सा? ये तुम्हारा कौन सा कोलोन? एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, नीचे से जो ऊपर जाता है, होता है ना। 1 से लेके 100 तक गिनोगे तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर, 100 से 1 गिनोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तुम्हारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया? असेंडिंग कोलोन। आइए ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन। अब बीच वाला को क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, ट्रांसवर्स कोलोन। जो तुम्हारा सीधा ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट करे या राइट करे, कुछ भी करे, उसको क्या कह रहे हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। सिग्मोइड क्यों बोलते हैं? ये तुम्हारा एस शेप का होता है, देख रहे हो, यहाँ से आ रहा है और ऐसे जा रहा है एस शेप में। एस का जो ऊपर वाला देख रहे हो ऐसे हो रहा है नीचे, उसी को हम लोग इसी वजह से क्या कहते हैं? सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद फिर ये क्या होता है तुम्हारा? एनल कैनाल। एनल कैनाल के बाद फिर तुम्हारा लास्ट रेक्टम जाता है, जहां से स्टूल बाहर निकलता है। तो ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे तुम्हारा अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम के साथ। समझ में आया? और अपेंडिक्स कहाँ होगा?
लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे नीचे में, इसी को हम लोग कोलोन बोलते हैं। कोलोन तुम्हारा जीआई का ही पार्ट है, कोलोन भी समझ में आया कोलोन क्या है। असेंडिंग कोलोन, क्यों असेंडिंग, यहाँ तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जुड़ा ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी कचरा रहेगा कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम में आएगा, फिर असेंडिंग होते हुए, ट्रांसवर्स से होते हुए, डिसेंडिंग से होते हुए, सिग्मोइड से होते हुए, एनल से होते हुए रेक्टम से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये हो गया तुम्हारा जीआई सिस्टम, कोलोन इसी को बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। मेनली तुम्हारा एस टाइफी किसको इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, समझ गए। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। The symptoms of typhoid is divided into how many stage? कितना स्टेज होता है टाइफाइड का सिम्टम्स का? वेरी गुड, 4। स्टेज 1 में क्या हो रहा था, फीवर। स्टेज 2 में डायरिया वोमिटिंग, स्टेज 3 में ब्लीडिंग, और 4th में रिकवरी, था ना। 1 में तुम्हारा फीवर, ब्लड में जाने की वजह से फीवर, 2nd में तुम्हारा पेयर पैच की वजह से डायरिया और वोमिटिंग, 3rd में तुम्हारा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लिए तब स्टेज 3, ये भी याद रखना, अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं तब स्टेज 3, है ना। उसमें तुम्हारा ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कैसे पता चला, वोमिटिंग और स्टूल से, और लास्ट तुम्हारा स्टेज 4 रिकवरी। चलो नेक्स्ट आ जाए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेप वाइज फीवर किसको बोलते हैं, बताया से तुम लोग को। स्टेप वाइज फीवर का मतलब, स्टेप वाइज, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, स्टेप वाइज उसी को ना बोल रहा है। तो क्या होगा, टेम्परेचर राइजिंग। तुम्हारा फीवर क्या हो रहा है, 99 था आज, कल मेरा हो गया 100, परसों हो गया 101, ठीक है। ये स्टेप वाइज हो रहा है ना, नीचे से ऊपर, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, स्टेप वाइज फीवर। टेम्परेचर दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज फीवर। तो टाइफाइड का जो फीवर आता है वो स्टेप वाइज फीवर होता है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विडाल टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट। विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है, दो टेस्ट बताए थे, एक विडाल और दूसरा एलाइजा। एलाइजा किस लिए कर रहे थे और विडाल किस लिए कर रहे थे, विडाल टेस्ट तुम्हारा एंटीजन के लिए, तुम्हारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है ब्लड में कि नहीं है ना, उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट, और एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो वो तुम्हारा एलाइजा टेस्ट बताता है, ठीक है। तो विडाल टेस्ट क्या बताएगा, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा एच टाइफी बैक्टीरिया है उसी को हम लोग एंटीजन बोल रहे हैं। एंटीजन का मतलब होता है तुम्हारे बॉडी में बाहर से कोई चीज गया है, उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया तुम्हारा बाहर से एंटर हुआ है तो वो तुम्हारा एंटीजन, और एंटीजन को प्रेजेंस करेगा तो विडाल टेस्ट। एंटीबॉडी अगर प्रेजेंस करने के लिए हम लोग चेक करेंगे तो एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट, हाँ, फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा ये बताओ। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, इसमें ELISA पूरा दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, ELI और A दिख रहा है, S नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एलाइजा का दोनों होता है, ये पूरा फॉर्म है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये पूरा नाम है, उसी को थोड़ा सा सॉर्बेंट को कम करके इम्यूनो से भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये कहीं पे लिखा हुआ है तो ये मत समझना ये एलाइजा टेस्ट नहीं है, ठीक है। इम्यूनो ऐसे भी होता है, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे भी होता है, दोनों चीज होता है एलाइजा का फुल फॉर्म में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी, समझ गए। भूल गया सब, अभी तुरंत बताए थे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। टाइफाइड इज क्योर विद इन, कितना दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो 7 to 10 डेज कब, आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है उसके 7 से 10 दिन। ट्रीटमेंट स्टार्ट तुम्हारा कब हुआ, 5 से 14 दिन के बीच में, है ना। 5 से 14 दिन के बीच में तुम्हारा लक्षण ही आना शुरू हुआ,
और उसके 7 से 10 दिन के बाद तक। ठीक है, तो फुल्ली रिकवर होने में टाइफाइड कितना लेगा? 7 से 10 दिन। सिम्टम शुरू होने के, ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 7 से 10 दिन। ठीक है, ये नहीं कि लक्षण बस शुरू हुआ, दवाई नहीं कर रहा, सोच रहे कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक दवाई नहीं करोगे तब तक तुम्हारा 7 से 10 दिन में ठीक नहीं होगा। समझ गए सब कोई? चलो नेक्स्ट, एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट टाइफाइड। कौन सा एंटीबायोटिक से हम लोग टाइफाइड ट्रीट करते हैं? ऑल ऑफ द एबव। तीनों से किया जाता है, बताया था ना एंटीबायोटिक का। ऑफ्लोक्सासिन से भी होता है, ऑक्सासिन से भी होता है, माइसिन से भी होता है और जोन से भी होता है। तो तीनों एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं हम लोग। अब देखना, हम क्या बोले थे, अगर पेशेंट को एलर्जी रहेगा तब हम दूसरा यूज कर रहे हैं, है ना? तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो तुम। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट टाइफाइड। कौन सा वैक्सीन हम लोग टाइफाइड प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं? टीसीबी बताए थे, यहाँ सब तो टीसीबी ही है, बताए थे ना। टीसीबी तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म पता था, फुल फॉर्म क्या है टीसीबी का? ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। देखो, कंजुगेट वैक्सीन जो होता है ना, वो भी एक तरह से तुम्हारा कंबाइंड वैक्सीन होता है। ये टीसीबी वैक्सीन जो होता है ना, इसमें तुम्हारा टाइफाइड के लिए भी होता है और प्लस तुम्हारा टेटनस के लिए भी होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? जिसमें तुम्हारा 2 वैक्सीन मिक्स है, कंबाइन है। तो टीसीबी वैक्सीन तुम्हारा टाइफाइड के लिए भी देते हैं और टेटनस के लिए भी दिया जाता है। तो टेटनस तुम्हारा कम फॉर्म में रहता है, टाइफाइड तुम्हारा ज्यादा रहता है। ठीक है, कंपोजिशन फॉर्म है, कंबाइंड वैक्सीन। जैसे ड्रग बनता है ना, 2 केमिकल को यूज करके एक दवाई बना रहे हैं, वैसे ये तुम्हारा 2 चीज को यूज करके एक वैक्सीन। तो उसमें तुम्हारा टाइफाइड के लिए भी और टिटनेस के लिए भी, दोनों चीज का होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, टीसीबी। कौन सा एज ग्रुप? टीसीबी वैक्सीन इज गिवन टू एज ग्रुप। क्या है एज ग्रुप? किसको किसको देते हैं? 2 साल से छोटा में नहीं देंगे हम लोग। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना से 45 साल। बताए 2 साल से कम में बताए थे, जो 2 साल से कम का रहेगा उसको कहाँ देंगे? थाई में। 6 मंथ से 6 मंथ से 2 ईयर तक जो रहेगा उसको हम लोग थाई में देंगे। और 3 ईयर से या फिर 2 ईयर से ज्यादा और 45 ईयर तक जो रहेगा उसको अपर आर्म में, डेल्टोइड मसल में देते हैं। ठीक है, डेल्टोइड मसल। और थाई में कौन सा मसल? याद करो मसल का नाम सब, वेस्ट्रस लेटरालिस, वेस्ट्रस लेटरालिस। ठीक है, लैटरल साइड, थाई का लैटरल साइड। ठीक है, मसल का नाम भी याद करो। अब बटक में कौन सा मसल था जिसमें नहीं दे रहे थे? ग्लूटियल मसल। क्यों नहीं दे रहे थे? कौन सा नर्व डैमेज हो रहा था? साइटिक नहीं बोलते, सियाटिक बोलते हैं। सियाटिक, सियाटिक नर्व बोला जाता है। एस साइलेंट रहता है, सी से पढ़ो, सियाटिक। अलग अलग कर दो, सिया टिक। अब याद हो गया? सिया अलग पढ़ो, टिक अलग पढ़ो, अब दोनों को जोड़ दो, सियाटिक नर्व। समझ में आया? एस साइलेंट है तुम्हारा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, टीसीबी वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड। कौन सा में नहीं दे रहे थे? अभी बताया तुम लोग को। कौन सा मसल में नहीं देते हैं सियाटिक, ये सॉरी टीसीबी? अब कंफ्यूज हो गया सब। मैम आप तो ग्लूटियल बताए थे, यहाँ डॉर्सो ग्लूटियल लिखा हुआ है ना। देखो ग्लूटियल मसल का ही ना, देखो ग्लूटियल मसल को 2 भाग में, डॉर्सल और वेंट्रल साइड पढ़े हो। डॉर्सल मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ, और वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। तो ग्लूटियल मसल तुम्हारा 2 चीज में डिवाइड होता है, एक डॉर्सो और एक दूसरा वेंट्रो।
ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल मसल और डॉर्सोग्लूटियल मसल। ठीक है, तो तुम्हारा बटक में जो आगे की तरफ मसल होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सोग्लूटियल, और जो पीछे की तरफ, सॉरी पीछे की तरफ और आगे की तरफ जो होगा उसको वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारा ग्लूटियल मसल का ही है टाइप। ठीक है, तो अगर तुम्हारा डॉर्सो की जगह अगर वेंट्रो भी होगा तो यही होगा तुम्हारा आंसर। ग्लूटियल मसल में तुमको पता है ना, ग्लूटियल में नहीं देते हैं, ये पता है। अब ग्लूटियल पीछे लगा हुआ है, डॉर्सो रहे या वेंट्रो रहे, तुमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आ जाओ। डोज एंड रूट ऑफ टीसीबी वैक्सीन क्या है? डोज और रूट दोनों। आईवी, आईडी, मसल में देते हैं। इतना देर से बोल रहे मसल में देते हैं, मसल में देते हैं, मसल में देते हैं। क्या होगा? आईएम, इंट्रामस्कुलर। अब आईएम में भी तुम्हारा दो ऑप्शन है, अब 0.5 या 1। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी 0.5 ml। कहाँ देंगे? मसल में, आईएम, इंट्रामस्कुलर। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, उस पे थोड़ा लेट चलता है ना, 2-3 सेकेंड। चलो नेक्स्ट। टीसीबी वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, किसको नहीं दिया जाता है टीसीबी वैक्सीन? किसको नहीं देते हैं? प्रेग्नेंट मदर को नहीं देते हैं। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है लास्ट वाला? क्या लिखा है यहाँ पे? नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तुम दे सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब होता है नहीं देना, उसके आगे एक और नहीं लगा हुआ है। पढ़े हो ना मैथ में, निगेटिव निगेटिव मिलके क्या होता है? पॉजिटिव। पढ़े हो? तो इसका मतलब अपने आप निगेटिव है, उसके आगे भी हम निगेटिव लगा दिए हैं, तो दोनों का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव, मतलब देते हैं दोनों में। समझे? ये चीज समझे? तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सबको, बच्चा में भी दिया जाता है, प्रेग्नेंट मदर में भी दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी दिया जाता है, सबको दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव, सॉरी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों में से कोई नहीं आएगा। चलो समझ गए सब कोई? टाइफाइड ये था तुम्हारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट आएगा एंथ्रोपोड। एंथ्रोपोड मतलब जो मच्छर मक्खी से फैलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सब